छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन अब बीजेपी हाईकमान मंथन शुरू कर चुका है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो राजधानी दिल्ली में अहम बैठक जारी है और इस बैठक में चर्चा की जा रही है उन तमाम नामों पर जो नाम लंबे वक्त से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जैसे कि है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी। लेकिन इनके अलावा है बीजेपी से महासचिव ओपी चौधरी भी और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी। आखिरकार इनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में यहां पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो आज इसी पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति विभाग को संभाल रही हैं रेणुका सिंह और रेणुका सिंह को लेकर यही दावे किए गए हैं कि वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो यहां पर बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उनमें जीत हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं यहां पर आदिवासी समुदाय को संभालने के लिए रेणुका सिंह को आगे कर सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है यहाँ पर जो अरुण साव है, जो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको लेकर भी अटकलें तेज हो रही हैं। तो सबसे पहले इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अरुण साव ने किस तरह से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और कैसे वह इस मुकाम तक पहुंचे। सुनिए जरा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आत्ममंथन करने में जुट गई है कि आखिरकार इन तीनों ही राज्यों का मुख्यमंत्री किससे बनाया जाए। रुख किया जाए छत्तीसगढ़ की सियासत की तरफ, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां एक तरफ हैं डॉक्टर रमन सिंह, वहीं दूसरी ही तरफ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हैं और इनके अलावा बीजेपी महासचिव ओपी चौधरी और हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अरुण साव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। बता दें आपको कि अरुण साव ने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जीत में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार तो बना ली, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इसको लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। दिल्ली पहुंच चुके हैं कई दिग्गज नेता, वहीं अरुण साव भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी दे दें आखिरकार राजनीति में कदम इन्होंने कैसे रखा। आपको बता दें कि बीते पिछले साल बीजेपी ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये बिलासपुर से जीत हासिल किए और सांसद चुने गए। अरुण साव मुंगेली के रहने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने एक सियासी दांव खेला। दरअसल 2014 में 1 लाख से अधिक वोटों से सांसद बने लखनलाल साहू, जिनका टिकट काट दिया और बिलासपुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। अरुण साव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। छात्र जीवन के दौरान वे इस संगठन से पूरी तरह से जुड़े रहे। 1990 से 1995 तक एबीवीपी के मुंगेली इकाई के अध्यक्ष रहे और बाद में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी चुने गए। आपको जानकारी दे दें कि अरुण साव ने मुंगेली से स्नातक की पढ़ाई की है और इसके बाद इन्होंने कानून की डिग्री भी ली। इन्होंने बिलासपुर से कानून की पढ़ाई की। 1996 में ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चुने गए और तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 में जब इनको लोकसभा के चुनाव में सांसद का टिकट दिया गया, तब ये बात सामने आई कि उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं। इनके पिताजी अभय राम साव जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक थे। पुरानी पृष्ठभूमि के चलते संगठन ने इन पर विश्वास जताया और सांसद का टिकट दिया और अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ये लगातार चर्चा में है। जानकारी दे दें कि बड़ी वजह यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर अरुण साव पर एक बड़ा दांव खेल सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में देखा जाए तो खासा प्रभाव देखने को मिलता है साहू समुदाय का। राज्य की लगभग 20 से 22% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला साहू समुदाय छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रमुख वोट बैंक है और चुनावों में इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण राजनीतिक दलों की साहू समुदाय पर कड़ी नजर बनी हुई है। तो ऐसे में देखा जाए तो अरुण साव छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा दांवपेच खेलने में सफल हो सकते हैं। आपने
आपने सुना अरुण साव के बारे में। तो फिलहाल देखा जाए दिल्ली की सियासत में किस तरीके से हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बैठक चल रही है और ऐसे में अब अरुण साव दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और आज दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान किया जा सकता है। मालूम हो कि मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव उतरे और इन्होंने जीत हासिल की 45,891 वोटों से। अब यहां पर दावे अनेक किए जा रहे हैं अरुण साव को लेकर। तो न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस को हराती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में यहां पर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश तो कांग्रेस खेमे की तरफ से भी की गई थी। तकरीबन 33% आदिवासी समुदाय है, तो वहीं दूसरी ही तरफ ओबीसी वर्ग है जो तकरीबन 31% बताया जा रहा है। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से, आखिरकार यहां पर आदिवासी और ओबीसी वर्ग को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, और यहां पर मुख्यमंत्री अगर अरुण साव बनते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा। देखिए प्रांशी, जो आपका सवाल है अरुण साय को लेकर, अरुण साय भले ही प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी अपनी ही बात, जो मैं कहना चाहूँगा, महतारी वंदन स्कीम जो बीजेपी ने निकाली, जिसके बाद से जो सेकंड फेज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो पहले फेज में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। भूपेश बघेल भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन महतारी वंदन स्कीम निकालने के बाद भूपेश बघेल ने फिर बहुत जल्दबाजी में दूसरे फेज के चुनाव से पहले कई महिलाओं से जुड़ी स्कीमों को लॉन्च किया, या एक तरीके से कहिए घोषणा की, लॉन्च तो क्या करेंगे। तो उसके बाद ये पूरा परिवर्तन देखा गया। तो और उसके बाद रेणुका सिंह, जो मुझे प्रबल दावेदार इसलिए लग रही क्योंकि आदिवासी समुदाय से भी आती हैं, 33% की आबादी है। झारखंड, अगर आपको याद होगा, तो झारखंड में भी बीजेपी ने इस बात को इस्टेब्लिश करने में सफलता पाई थी कि झारखंड भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हम भी आदिवासी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो झारखंड में भी अर्जुन मुंडा के रूप में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन तो है ही आदिवासी समुदाय से, लेकिन बीजेपी ने वहाँ भी दिया, वहाँ भी समान एक तरीके से परिस्थिति थी, छत्तीसगढ़ में भी है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 33% आबादी को साधने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, रेणुका सिंह जो जिस संभाग से आती है, सुरजाग और बस्तर संभाग, वहाँ पे भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को अब छिटकने नहीं देगी, इसलिए मुझे लगता है कि रेणुका सिंह प्रबल दावेदार है उन साइड से। वाकई में देखा जाए तो बीजेपी यहां पर आदिवासी वोट बैंक को पूरी तरीके से संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही बीजेपी यहां पर एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आएगी। अगला सवाल यहां पर नेहा से रहेगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां पर देखा जाए सस्पेंस भी रखा जा रहा है और मंथन लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर 3 राज्यों में भाजपा की सरकार जब यहाँ पर देखने को मिली है, उसके बाद से तीनों ही राज्यों में आप यूँ देखिए कि सीएम चेहरे को लेकर बड़ी ही यहाँ पर खिंचातानी चलती नजर आ रही है। चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान में भी देखिए यहाँ पर 2 से 3 चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ दिया कुमारी है, बाबा बालकनाथ है और तीसरी तरफ वसुंधरा राजे। हालांकि इस पे पहले नंबर पर यहाँ वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का दोनों के बीच में यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाजपा पार्टी यहाँ पर इस पर मीटिंग कर रही है बैठकर कि आखिरकार इन दोनों चेहरों में से किसको आगे लाया जाए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम सिंह जो तोमर है, ये 4 चेहरे यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ भाजपा इतनी ज्यादा परेशान है कि किसको यहाँ पर आगे लाए। छत्तीसगढ़ में देखिए एक तरफ रमन सिंह है तो दूसरी तरफ यहाँ पर महिला चेहरे की जिसकी आप बात कर रही है रेणुका सिंह की मैं, तो देखिए यहाँ पर भाजपा का ये मानना है रेणुका सिंह इस रेस में आगे चल रही है और एक आदिवासी समुदाय से अगर कोई महिला चेहरे को उठाकर सीएम पद पर अगर यहाँ बिठाया जाता है तो देखिए यहाँ बदलाव तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर बैठे भी एक आदिवासी महिला है और जब देश की कमान एक राष्ट्रपति महिला के हाथ में है तो राज्य की कमान भी एक महिला के हाथ में देने से अच्छा ही होगा।
वाकई में अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आदिवासी वोट बैंक को जिस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के लिए कोई सोच विचार किया गया है? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा, पार्टी हाईकमान चाहेंगे तो वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। और दूसरी ही तरफ ओपी चौधरी भी बयान दे चुके हैं। तो पार्टी हाईकमान के आदेशों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, और ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह के लिए यहाँ पर क्या कुछ सोच विचार किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का जहाँ छत्तीसगढ़ में, और उनको भले ही प्रमुख चेहरा नहीं बनाया गया इस बार, लेकिन दावेदारी के मामले में वो भी कमतर नहीं है। हालांकि उम्र उनके आड़े आ सकती है, क्योंकि 71 साल के कम से कम वो हो रहे हैं और एक लंबा अनुभव उनका राजनीति का हो गया है। तो हो सकता है बीजेपी आने वाले चुनाव को देखकर, यानी कि 2024 को देखकर जिस तरह से कई नाम आ रहे हैं उन पर विचार करे और कोई एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर दे। हालांकि इन सब नामों की अगर बात करें तो इसमें जो रेणुका सिंह है उनका नाम सबसे प्रबल तरीके से सामने आता है, क्योंकि वो 99 से शुरुआत की राजनीति की और इसके बाद लगातार 20-25 साल से वो राजनीति में हो गई हैं और अभी भी केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में उनका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है, आदिवासी हैं वो। और अगर हम बात करें वोटों की बिसात की, तो कम से कम बीजेपी ये सोचती है कि अगर वहाँ पर भी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उतार दें तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी है, ओबीसी है, उन सब समुदायों को वो साध सकेगी, क्योंकि आने वाले 5-6 महीने के अंदर ही जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी हर कदम फूंक फूंक के रख रही है, इसीलिए इतनी देर लग रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, क्योंकि वोटों को साधने का भी कहीं ना कहीं मामला है। और ऐसे में बीजेपी हर एक चीज़ को बड़े सोच समझ के करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी तो उसको मान लीजिए इसमें तीनों राज्यों में बहुमत मिल गया, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उसके हाथ से बहुमत छिटक जाए और आने वाले 2024 में उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। इसीलिए उसकी जो तमाम आला कमान के नेता हैं वो इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार कई नामों पर विचार किया जा रहा है। आप देखें कि विजय बघेल जो अपने चाचा से हार गए, भूपेश बघेल से, उनको भी दिल्ली तलब किया गया, उनसे भी बातचीत हुई है। तो ऐसे में कई नामों पे चर्चा चल रही है। अरुण साहब जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी बात चल रही है। तो ऐसे में अभी कहा नहीं जा सकता कि पुख्ता तौर पर किस पे मोहर लगेगी, लेकिन रेणुका का नाम इसमें मेरे ख्याल में सबसे आगे चल रहा है। वहीं रमन सिंह की आपने जो जिक्र किया था, तो जिस तरह से 3 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो रेस में वो भी पीछे नहीं होंगे। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों की रणनीति को देखते हुए हो सकता है कि रमन सिंह इस रेस में पीछे छूट जाए। लेकिन बात यहाँ पर अरुण साव के बारे में की जाए तो वह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उनका नाम देखा जाए ना सिर्फ मुख्यमंत्री की रेस में बल्कि उप मुख्यमंत्री की रेस में भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करने का प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन तय होगा, उप मुख्यमंत्री कौन तय होंगे। क्योंकि अगर आप तीनों ही राज्यों को देखें, खासकर हम बात कर सकते हैं राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर, कि उसमें 1 सीएम और 2 उप मुख्यमंत्री की बात लगातार जो है सुनने को मिल रही है, लगातार देखने को मिल रही है। तो यही बात है कि क्या आने वाले दिनों में जो बीजेपी है वो जो है छत्तीसगढ़ के लिए 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, और क्या आदिवासी, क्या ओबीसी, और जिस तरह से वो एससी एसटी का मामला है उसको किस तरह से साधने का प्रयास करती है। और क्योंकि जो कह सकते हैं कि अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि आदिवासी को एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो क्या वो जो है रेणुका सिंह होने वाली हैं या फिर वो कोई और नाम होने वाला भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरे मामले पर गौर करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी माथापच्ची में लगी हुई है किसी एक नाम पर विचार करने में। वाकई में अब देखा जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर अरुण साव को आगे किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, लेकिन दूसरी ही तरफ 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य और वहीं ब्रजेश पाठक। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि आज ऐलान किया जा सकता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।